नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम 2024 का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। इस पेपर में 150 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन उत्तराखंड जीएस के और 100 क्वेश्चन अदर जीके जीएस के थे। जो दोस्तों आपका 11 मई को लोअर पीसीएस का एग्जाम होने जा रहा है, उस एग्जाम को देखते हुए हम अपने इस पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये भी दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा, जिससे आप इन 5-6 दिनों में अपनी उन टॉपिक को और अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस पेपर को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है। तो मैकमोहन रेखा यह अरुणाचल प्रदेश एवं चीन के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। देखिए, हम सभी को पता है कि भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है, पर ये किस राज्य के मध्य है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य। अगला प्रश्न है कि एटोल का आकार है। तो एटोल क्या होता है, तो एटोल जो होता है दोस्तों, ये आपका मूंगा चट्टानों से बने द्वीप होते हैं। इनका आकार घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार का होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है। तो सूर्य की चमकीली बाह्य परत को फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि एपिरोजेनिक वल परिणाम है। तो एपिरोजेनिक जो वल होता है, ये आपका परिणाम होता है दोस्तों ऑप्शन बी, पृथ्वी की लंबवत हलचल का। पांचवा प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है। तो इन शुष्क पवनों को दोस्तों हरमेटन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, छठा प्रश्न है कि लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भू आकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, ये आपकी हिमानी प्रकार की होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें 2 कथन दिए हैं और बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है या फिर दोनों कथन सही हैं। तो पहला कथन है कि यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य है। दूसरा कथन है कि ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कि केवल दूसरा सही है। ठीक है, मतलब जो दूसरा कथन है तो ये आपका सही है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं, तो ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है। तो देखिए, दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है, तो वह होगी आपकी गोदावरी नदी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, इसे दोस्तों बृहदगंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। तो लैटराइट मिट्टी के संदर्भ में बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, इसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी होती है, तो सही बात है। यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, ये बात भी सही है। यह निक्षालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, तो ये भी दोस्तों सही है। यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, तो ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न है कि गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है। जो विस्तृत मैदान, मध्य ढाल,
अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। तो ये रखता है दोस्तों धूमाकृतिक वृक्षाकार अपभा प्रारूप। ठीक है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपके लोअर पीसीएस के एग्जाम में भी पूछे जाने हैं। ठीक है, ये पीसीएस का एग्जाम है तो इसका थोड़ा सा लेवल भी हाई है, पर लोअर पीसीएस का थोड़ा सा इससे लो लेवल रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो देखिए, भारत में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं तो वह आपके उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि काबिनी नदी एक सहायक नदी है। तो काबिनी नदी ये सहायक नदी है कावेरी की। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है। 13वां प्रश्न है कि जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को जाना जाता है। तो इन उत्पन्न पवन को दोस्तों भूस्थितिक पवनों के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है। तो देखिए, उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन है, तो ये सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भैरव घाटी। ठीक है, तो भैरव घाटी में जाड़गंगा एवं भागीरथी नदी का संगम होता है और यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। जाड़गंगा को ही दोस्तों आपका जाह्नवी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊटाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है। तो ऊटाधुरा जो दर्रा है तो यह आपका मिलम हिमनद के पास है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है। तो देखिए, किसानों का सर्वोत्तम मित्र जो कहा जाता है तो वह आपका साल के वृक्ष 5 के वृक्ष को कहा जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इससे दोस्तों इसकी पत्तियों से हरा सोना मतलब खाद भी बनाई जाती है और ये अपने पूरे जीवन में 1,40,00,000 रुपए तक की मदद करता है। मतलब इससे जो ऑक्सीजन मिलती है, इससे जो दोस्तों पेड़ जल को बचाए रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा जो आंका गया तो ये पाया गया कि 5 वृक्ष अपने पूरे जीवन काल में 1,40,00,000 रुपए तक की मदद करता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चारागाहों के जो अस्थायी आवास होते हैं तो उन्हें खर्ग के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है कि कौन सा तथ्य दोस्तों गलत है। देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, तो सही बात है, उत्तरकाशी का जनसंख्या घनत्व 41 है। ठीक है, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये दोस्तों गलत है। रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा नहीं है, ये दोस्तों दूसरे स्थान पर है। 1114 यहाँ का लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जनपद है तो वह आपका अल्मोड़ा है और अल्मोड़ा का लिंगानुपात है 1139। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है कि उधमसिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो ये दोस्तों आपका गलत है। ठीक है, सर्वाधिक जो प्रतिशत है मुस्लिम आबादी का तो वह आपका हरिद्वार में है। तो इसमें सिर्फ पहला ही जो ऑप्शन है तो वह आपका सही है। ठीक है, मतलब पहला जो कथन है तो वह सही है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की कथन पहला सत्य है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया। तो देखिए, उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला टाइगर रिजर्व है आपका कार्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि पूरे भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और
फिर उत्तराखंड में दूसरा जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो वह राजा जी नेशनल पार्क को घोषित किया गया, जो कि आपका 3 जनपदों में फैला है। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में की गई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा, और यह उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें पूछा है कि अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार घटते क्रम में हमें सही युग्म का चयन करना है। तो घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है एससी आबादी का, एसटी आबादी का, तो वह है आपका उधम सिंह नगर में। फिर दूसरा स्थान आता है देहरादून, तीसरा स्थान आता है पिथौरागढ़, फिर आता है चमोली। ठीक है, तो सर्वाधिक उधम सिंह नगर में एसटी जनसंख्या निवास करती है और उसमें भी दोस्तों थारू जनजाति के लोग आते हैं। फिर दूसरे स्थान पर देहरादून, और देहरादून में जोनसार जनजाति के लोग रहते हैं, और पिथौरागढ़ में दोस्तों भोटिया जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, चमोली में भी। तो ये आपका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दुर्मी ताल उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में है। तो दुर्मी ताल ये चमोली जनपद में स्थित है। अगर ताल से कोई क्वेश्चन बने और उसमें आपको ये नहीं पता कि ये ताल किस जिले में स्थित है, कोई नया ताल आपसे पूछ ले जाए, तो उसका आंसर 99% चमोली ही होता है। अगला प्रश्न है कि जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित किया गया है और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन था उसी के तरह ये क्वेश्चन है। तो महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही मतलब बढ़ते क्रम में बताना है। तो सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है तो वह उत्तरकाशी की है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपका उधम सिंह नगर, फिर चमोली और फिर नैनीताल। तो इसका भी सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है। तो देखिए, सरिताओं मतलब नदियों। ठीक है, तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी की सहायक नदी है गिरथी नदी। तो ये आपकी कायोगाड़ नदी की सहायक नदी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पौधारोपण हेतु मेती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो देखिए, पौधारोपण हेतु मेती आंदोलन जो शुरू किया था तो वह कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया गया था 1996 में ग्वालदम चमोली से। ठीक है, जो आपका बेदनी बुग्याल है वहीं से ये आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए कल्याण सिंह को मेती भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दूधतोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, दूधतोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है और ये भी 3 जनपदों में फैला है। ठीक है, अल्मोड़ा, चमोली और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये जो श्रेणी है ये आपकी पिंडर और रामगंगा बेसिन नदी घाटी को अलग करती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हमें बताना है 2011 की रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना था। वैसे सर्वाधिक वन आच्छादित अगर प्रतिशत की बात कर ली जाए तो वह आपकी होगी नैनीताल में। ठीक है, पर नैनीताल दोस्तों हमारे इन 4 ऑप्शन में शामिल नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग। और ये रिपोर्ट थी 2021 की। ठीक है, अगर आपने 2023 की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, हमने उसके MCQ फॉर्मेट में सोल्व किया है। ठीक है दोस्तों, ये रिपोर्ट जो थी आपकी 17वीं रिपोर्ट थी 2021 वाली, फिर 2023 में आई तो वह 18वीं वन रिपोर्ट है। तो 18वीं वन रिपोर्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन राज्य का प्रमुख होता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो, जब हम संविधान पढ़ते हैं तो अगर उसमें राज्य शब्द हमें देखने को मिले तो राज्य का मतलब दोस्तों देश ही होता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर राज्य की बात की है तो यहाँ पर राज्यपाल होना चाहिए था। पर देखिए, संविधान जब हम पढ़ते हैं तो राज्य जब आता है
तो वह देश के लिए ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो जो आपका 11वां भाग है तो वह केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य होता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और कैग का अनुच्छेद होता है 148, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में हमारे भारत के कैग कौन है, क्योंकि दोस्तों ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन मतलब आसियान का मुख्यालय अब स्थित है? देखिए, आसियान का मुख्यालय जो स्थित है तो वह आपका जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संधि उसे लागू होने के वर्ष में मेल नहीं खाती? तो देखिए, 4 हमें संधि दी है और हमें बताना है कि कौन सी संधि उस वर्ष लागू नहीं हुई। तो पहली संधि है परमाणु अप्रसार संधि, तो यह आपकी 1970 में हुई थी। ठीक है, जो सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं समझौता है तो यह आपका 1967 में नहीं हुआ था। ठीक है, आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 में और न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि ये 1972 में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन जो नहीं है तो वह आपका साम्यवादी राज्य नहीं है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, ये जो है आपके भारतीय संविधान के दर्शन हैं। अगला प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? देखिए, जब भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय समाजवादी शब्द शामिल नहीं था। ठीक है, न ही आपका विश्वसनीय था और न ही आपका गैर धार्मिक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका गणतंत्र शब्द शामिल था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लगाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले आपको याद रखना कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है तो वह अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख किया गया है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने से 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा। और अंतिम ऑप्शन है कि राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तो देखिए, यही ऑप्शन गलत है क्योंकि इसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों 42 दिन। अगला प्रश्न है कि नदियों एवं उन पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को सम्मिलित कीजिए। तो 4 हमें परियोजना दी हैं, दूसरी साइड में उनसे संबंधित नदियां दी हैं। तो कोटेश्वर जो बांध है तो यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग जो है तो ये आपकी अलकनंदा पर स्थित है। ठीक है, और विष्णुगाड़ जो परियोजना है तो यह धौली गंगा पर स्थित है। और कुल्हाल जो है तो यह आपकी आसा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के कुट आपको मैच करने के लिए आएंगे, तो आप अगर उसमें से एक भी कुट मैच कर लेते हैं तो आपका पूरा कुट मैच हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है?
तो देखिए योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसकी जगह अब नीति आयोग आ गया है तो ये समाप्त हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये दोस्तों आपके वर्तमान में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस लोकसभा ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया था? तो जो 13वीं लोकसभा थी तो इसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वैसे दोस्तों बहुत सारी आपको ऐसी लोकसभाएं मिल जाएंगी जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, पर दोस्तों इसमें जो सही आंसर है तो वह आपका 13वीं लोकसभा है। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है अनुच्छेद 263 के तहत। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 360 में आपका जो वित्त महाभियोग आता है, वित्त आपातकाल आता है तो वह है। ठीक है, 368 में, तो 368 में दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 365 जो आता है तो वह आपका उससे संबंधित है। अगर कोई राज्य सरकार या फिर कोई राज्य सरकार केंद्र की बात नहीं मानती है, ठीक है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 365 में ये बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? देखिए भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को अब जो है तो वह आपका व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों वर्तमान में भी है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? तो देखिए जो राष्ट्रपति होता है तो वह आपका दादर एवं नागर हवेली, दमन दीप और पांडुचेरी, इन पर बना सकता है। ठीक है, जबकि जो गोवा है तो इस पे नहीं बना सकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसे परिलक्षित होता है? तो ये परिलक्षित होता है आपका प्रस्तावना में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। देखिए जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से एक नहीं है? तो यूनेस्को की रचनात्मक शहरों में से जो नहीं है तो वह आपका है पुणे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए वाराणसी, कोझिकोड और चेन्नई ये आपके रचनात्मक शहरों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो हटा सकता है तो वह आपका राष्ट्रपति हटा सकता है, क्योंकि यही दोस्तों इसकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं तो वह आपके संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, और इनमें जो आपका सही नहीं है तो वह है ऑप्शन सी कि यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। तो ये बात दोस्तों गलत है। ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करेगा, तो सही बात है। यह देश के सुशासन में मौलिक हैं, तो ये भी बात सही है। और यह विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश हैं, तो ये बात भी दोस्तों सही है। इसमें ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके नित्यानंद स्वामी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये पहले अंतरिम मुख्यमंत्री थे। दूसरे आते हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, और पहले निर्वाचित आते हैं एनडी तिवारी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की संख्या थी? देखिए उत्तराखंड में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें 4 महिलाएं शामिल थीं। फिर दोस्तों 5 महिलाएं, फिर उसके बाद में आई थी 5, फिर उसके बाद आई दोस्तों 8, ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका ये शेड्यूल है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक वह अध्यक्ष रहता है। ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद पर बना रहता है, ये भी सही बात है। ठीक है, अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो एसटी के लिए बताना है तो वह आपका होगा ऑप्शन सी। एससी के लिए बताना है तो ऑप्शन सी अल्मोड़ा। ठीक है, तो अल्मोड़ा अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार में उत्तराखंड के निम्न में से कौन वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री थे। तो वह थे आपके रमेश पोखरियाल निशंक। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था ऑप्शन ए 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन बी नियम कब अस्तित्व में आया था। तो ये आया था दोस्तों अस्तित्व में ऑप्शन डी 1999 में। अगला प्रश्न है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है, जबकि दोस्तों इसे काले धन के सृजन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध सम्मिलित हैं। कर चोरी एवं तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, इस अधिनियम के दायरे में आने वाले केस गैर जमानती होते हैं। ठीक है, तो ऊपर के तीनों सही है, अंतिम वाला दोस्तों गलत है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, तो गलत कथन हमें बताना है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक है, कि वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देश से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या था। तो देखिए, सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का जो सूचकांक था या फिर भारत का स्थान था तो वह था 112वां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई थी या प्रभाव में आई थी। तो ये जो प्रभाव में आई थी अप्रैल 1, 2018 से प्रभाव में आई थी। सॉरी, फरवरी 2019 में यह प्रभाव में आई थी। ठीक है, 24 फरवरी 2019 से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन डी 2035 तक। ठीक है, तो 2035 तक दोस्तों जनसंख्या स्थिति को मजबूत किया जाएगा, मतलब उसे रोका जाएगा। ठीक है, ये निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार का सदस्य नहीं है। तो ये है ऑप्शन ए चीन। ठीक है, तो चीन जो है तो ये दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है। तो ये कहलाता है शीर्ष मुद्रास्फीति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है। तो देखिए, ये जो है आपके ऑप्शन सी नहीं है, राज्यपाल।
ठीक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली तथा पांडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीपों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। तो देखिए, आपको सभी न्यायाधीश को एक बार जरूर पढ़ना है, जिससे आगे भविष्य में ये प्रश्न बने तो आपका गलत ना हो। देखिए, तो वर्तमान मतलब जो पंकज पुरोहित हैं, तो यह हमारे उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, जबकि विकास श्रीधर, ठीक है, और जगदीश सिंह, राघवेंद्र सिंह चौहान, ये सब दोस्तों रहे हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है। तो उत्तराखंड का लगभग 14% भाग मैदानी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय समपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, PMKSY, ठीक है, PM किसान सेवा योजना, सम्मान निधि योजना, ठीक है, ये आपके नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में UTDB की स्थापना को प्रोत्साहित देने के लिए की गई है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी, तो वह पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद का मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रहा है। तो देखिए, मछली उत्पादन में प्रथम स्थान जो रहा, तो वह आपका उधम सिंह नगर का रहा है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है। तो सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत जो है, तो वह आपका नैनीताल में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो देखिए, ऊपर भी एक क्वेश्चन बना था, यहाँ पर भी क्वेश्चन बन गया, तो आपका जो वन रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया है। तो इसे पारित किया था 2005 में, ठीक है, 2005 में इसे पारित किया गया था। अगला प्रश्न है NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 में थी। तो ये थी ऑप्शन डी 9.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है। तो ये आपका भंडारण का सूचक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रफ्तार का, ठीक है। इससे दोस्तों रफ्तार, उसकी जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, तो उसका पता चलता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये है ऑप्शन सी, ठीक है, जो C लैंग्वेज होती है, तो यह आपकी प्रोग्रामिंग भाषा होती है 5वीं जनरेशन की। अगला प्रश्न है कि 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये दी जाती है आवर्ती मॉड्यूलेशन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, और यह आपका GS का साइंस का क्वेश्चन है, तो इसे दोस्तों छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि दोस्तों टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशाली है, इसीलिए दोस्तों इसका लेप लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी में महिला साक्षरता दर सबसे कम है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान पर सामना कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो होते हैं ये आपके हॉट स्पॉट्स क्षेत्र होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जो होते हैं तो ये आपके कहलाते हैं ऑप्शन बी साइक्रोफाइलस। ठीक है, साइक्रोफाइलस कहलाते हैं। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है। तो यह है आपका ऑप्शन सी 76वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1976वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो वह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइटस को आर्द्रभूमि और दलदल भूमि में पनपने में मदद करते हैं जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों तो वह है ऑप्शन सी एरेनकाइमा उत्तक। ठीक है, जो एरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं तो वह दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है। गलत जोड़ी का चयन कीजिए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा CO2 40%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया। तो एंटीबायोटिक शब्द जो था तो वह सेलमेन बोक्समैन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है। तो वह है दोस्तों ऑप्शन सी इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन जो है तो यह आपका DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये की गई थी ऑप्शन बी जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलस्टीन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन डी मोनोक्लोनल प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। देखिए इस पेपर को जो कराने का सीधा सा उद्देश्य है तो वह आपकी तैयारी को अच्छे से कराने का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अभी किया था हमने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए गोविंद वन्यजीव विहार 1955 में बना था, फूलों की घाटी 1982, अस्कोट वन्यजीव विहार 1986, जबकि केदारनाथ वन्यजीव विहार जो बना था तो यह आपका बना था 1972 में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो जो सोना नदी वन्यजीव विहार है तो पौड़ी में स्थित है, अस्कोट वन्यजीव विहार तो ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है, बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है, और जो गोविंद वन्यजीव विहार है तो ये चमोली में स्थित नहीं है, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगांव नाम से जिस
पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था तो वह किस राज्य में स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है मालो गांव। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वोटर था, उसके लिए दोस्तों पोलिंग बूथ लगाया गया। अगला प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है। इस पदार्थ का 3/4 भाग 6 होने में कितना समय लगेगा? तो इसमें कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 महीने। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। इसी कारण हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो वह है आपका ऑप्शन सी, सुमन कुमारी। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, ये पहली महिला निशानेबाजी के रूप में शामिल हुई। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो देखिए 2024 में इस सूचकांक में 42वां स्थान था। देखिए हम नेशनल सूचकांक वाली क्लास को भी जरूर करेंगे। ठीक है, जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एक पार्ट है। अगला प्रश्न है कि मिशन दिव्याशास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दिव्याशास्त्र जो आपका संबंधित है तो वह है ऑप्शन ए, MIRB तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इश्यू जारी करके $300 मिलियन जुटाए? तो वह है ऑप्शन ए, HDFC। ठीक है, देखिए करंट अफेयर के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं जो आपका 4 मई को एग्जाम हुआ है, तो इस एग्जाम में भी करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में, तो ये किया हमने। अगला प्रश्न है कि उर्दू कवि गुलजार के अलावा 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जगत गुरु रामभद्राचार्य। ठीक है, तो ये दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। देखिए 59वां भी ज्ञानपीठ पुरस्कार जा चुका है जो कि आपका विनोद शुक्ला को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने नो स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है तो वह आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, महासागर ओशन विकास कार्य हेतु। अगला प्रश्न है कि ज्योति अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये जो नाम था तो ये था दोस्तों पहले ऑप्शन बी, संगीता बहल का। अगला प्रश्न रहेगा फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन हैं? तो ये हैं सुनील भारती मित्तल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फिल्म 96 अकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के खिताब की विजेता थी? तो ये थी द बॉय एंड द हेरोन। अगला प्रश्न है कि डैनियल काहनेमन जिसका मार्च 2024 में निधन हुआ था को 2002 में नोबेल पुरस्कार
किस विषय में दिया गया था? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था तो वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता था ऑप्शन बी, यतीन भास्कर दुग्गल ने। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, किस देश से संबंधित है? तो ये जो है ये आपके रूस देश से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया? तो साहित्य के शहर के रूप में जो शामिल किया है तो वह क्या? ऑप्शन सी, कोच्चिकोड केरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ है नीदरलैंड में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का स्थायी जो सचिवालय है तो वह आपका ढाका बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो जीता गया तो वह आपका कैरोस के द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न है कि मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म ओडेसिटी को अधिग्रहित किया है? तो ये जो किया ये क्या था? ऑप्शन सी, एक्सेंचर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुतेली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता काकी का संबंध निम्न में से किस खेल से था? तो इनका संबंध जो था तो वह आपका ऑप्शन डी, मुक्केबाजी से था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे? तो देखिए ये जो चुनाव संपन्न हुए थे तो प्रथम चरण में ही संपन्न हुए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? तो ये है रम्माण उत्सव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। रम्माण उत्सव को 2 अक्टूबर 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और दोस्तों अप्रैल में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, सरुल डुंगरा गांव चमोली में। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वह है दोस्तों राधा रतूड़ी। अब राधा रतूड़ी मुख्य सचिव के पद से रिटायर होकर अब मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त की गई। अगला प्रश्न है कि पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में है? तो पूर्णागिरी तीर्थ जो है तो यह अन्नपूर्णा शिखर चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों यहाँ पर अब स्थित है। अगला प्रश्न है कि मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था? तो ये था ऑप्शन सी, पुणे से। पुणे महाराष्ट्र से दोस्तों मानस खंड कॉरिडोर यात्रा के लिए ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, जस्टिस ऋतु बहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो देखिए जो आपके नेक्स्ट ओलंपिक गेम होंगे 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, तो इन ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मखली गोशाल के द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ऑप्शन सी धर्मपाल ने। मिलिंद पन्हो महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में है? तो मिलिंद पन्हो जो रचना है तो यह आपकी संस्कृत भाषा में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संस्कृत नहीं, पाली भाषा में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो ये नवाजा था दोस्तों दारा सिखों को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीचे दिए गए बाबर के युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए जो बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध किए थे तो वह हमें दिए हैं और इन्हें क्रम से लगाना है। तो इनमें सबसे पहले जो युद्ध हुआ था तो वह पानीपत का हुआ था, फिर दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद घाघरा का और दोस्तों फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो रचना की तो वह की है फतवा ए जहांदारी की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो देखिए जो गुजरात विजय थी तो उसे जीतने के बाद बुलंद दरवाजा निर्माण करने का निश्चय लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा तो वह है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर बुक्का के द्वारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1936 में। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत का लक्ष्य या फिर इसकी जो शुरुआत की गई थी तो वह है आपका ऑप्शन सी पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है कि बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ उसकी स्थापना किसने की? तो 1898 में जो की गई थी तो वह एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल कॉलेज या सेंट्रल स्कूल के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना की गई तो वह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा है? तो ये लिखा था दोस्तों ऑप्शन बी दीन बंधु मित्र ने। ठीक है, तो नील दर्पण किसका आता है? तो यह दीन बंधु का आता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया कि किस वर्ष यह विभाजन रद्द किया गया था? तो देखिए जो आपका 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था तो वह 1911 में समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार थे? तो ये कहा था ऑप्शन बी मैग्नेस्थीज ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था तो वह आपका जापान सिंगापुर में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था तो वह आपका सिंगापुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो एक साइड में दोस्तों हमें शैल चित्र दिए हैं, दूसरी साइड में संबंधित जनपद, तो बताना है कि कौन सा सही है। तो काला माटी, चंपावत,
किमनीग्राम, उत्तरकाशी, फड़कानोली, चमोली, मल्लापैनोली, अल्मोड़ा। तो इसमें जो सही आंसर है तो वह है आपका ऑप्शन डी, मल्लापैनोली पैनाली अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? तो देखिए ये क्वेश्चन हमने कल अपने प्रैक्टिस सेट में किया था। तो ये जो निर्गत किए ये आपके कुड़िंद वंश के द्वारा किए गए थे। कुड़िंद वंश की 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती हैं, अल्मोड़ा प्रकार की, चित्रेश्वर प्रकार की और अमुभूति प्रकार की, जिसमें सर्वाधिक मुद्राएं अमुभूति प्रकार की प्राप्त हुई थी। इसलिए कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमुभूति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल का सर्वेक्षण दल भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों अकबर ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेदिनी शाह। तो मेदिनी शाह गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में जाकर मनसबदार के पद पर नियुक्त हुआ था। और ये दोस्तों आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष लागू किए गए? तो ये लागू किए गए थे 1917 में। अगला प्रश्न है कि टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोत सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये किए गए थे बिंडम के समय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल के इतिहास में किस पवार शासक को गर्भभंजन के रूप में जाना जाता है? तो महीपति शाह को गर्भभंजन के रूप में जाना जाता है, जबकि गर्भभंजक के रूप में माधो सिंह भंडारी को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्र शासनों से संबंधित है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र से संबंधित आपका पौरव वंश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? तो बाड़ाहाट का जो शक्ति स्तंभ है तो यह है आपका नाग वंश से संबंधित है। ठीक है, तो नाग राजाओं के द्वारा ये त्रिशूल लेख बाड़ाहाट में लगाए गए थे और बाड़ाहाट में यज्ञ वेदिका भी आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है? तो उत्तराखंड में दोस्तों चोमू देवता की पूजा की जाती है आपका ऑप्शन बी, दुधारू मवेशियों की रक्षा हेतु। अगला प्रश्न है निम्न में से किन 2 राज्यों के मध्य तामाडोंड का युद्ध लड़ा गया? तो तामाडोंड का युद्ध जो लड़ा गया था तो वह कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए ये भी क्वेश्चन हमने कल किया था और आज की भी प्रैक्टिस सेट में हमने ये किया है। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में से आयोजित किया गया था और कुमाऊं परिषद के कुल 6 अधिवेशन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समता समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए, हरिप्रसाद टमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है तो वह आपका लाल सागर में पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपका होमवर्क भी है। क्वेश्चन है दोस्तों कि खुदाई खिदमतकार खुदों के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये जो खुदाई खिदमतकार बनाया गया तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमने पूरा प्रैक्टिस सेट को सोल्व किया और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी रात के 1 बजने वाले हैं और 1 बजने में दोस्तों 20 मिनट बची हैं। तो मैं इतनी रात में आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी थोड़ा मेरा सहयोग करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और जो भी वीडियो आए अपने स्टडी ग्रुप्स वगैरह में शेयर जरूर किया करें। और जो पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। देखिए 11 मई को जो लोअर पीसीएस का एग्जाम है उसी के लिए हम ये प्रैक्टिस सेट सीरीज और आपके प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे हैं। हमने करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट कर लिया है तो करंट अफेयर की आप मैराथन क्लास को देख सकते हैं और 2025 की भी मैराथन क्लास हमने की है। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का होमवर्क, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।